वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विथ निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 5th, जो कि है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अब ग्लिम्पसेस का मतलब क्या होता है? ग्लिम्पसेस का मतलब होता है एक झलक। ठीक है, एक झलक। जैसे कि अब हमारा कंट्री है इंडिया, अगर आप इस पूरे कंट्री के बारे में पढ़ने के लिए जाओगे या पूरी कंट्री को अगर आप देखने के लिए ही जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं? तो इस चैप्टर के थ्रू हम पूरे इंडिया की एक छोटी सी झलक देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में दिया हुआ है। पहले पार्ट में हमें पढ़ना है गोवा के बारे में और वहाँ का जो बेकिंग का कल्चर है उसके बारे में पढ़ना है। दूसरे पार्ट में हमें पढ़ना है कुर्ग के बारे में। ये एक जगह है कर्नाटका के अंदर, ठीक है, और ये बहुत सुंदर जगह है और यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें इन कुर्ग के बारे में पढ़ना है, कुर्ग जो प्लेस है उसके बारे में पढ़ना है। और जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें पढ़ना है असम के बारे में और वहाँ की फेमस टी के बारे में, वहाँ की जो फेमस चाय है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो 3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है और 3 अलग अलग वीडियोस में हम इसे कवर करेंगे। इस पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रॉड्रिगेज फ्रॉम चैप्टर 5th ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इससे पहले हम ये स्टार्ट करें, थोड़ी सी एक हिस्ट्री का आपको आइडिया होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो, बेकिंग तो तुम लोग सब जानते ही हो। बेकिंग क्या होता है? इसमें जैसे केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, ये सब क्या बेकरी का ही पार्ट है कि नहीं? लेकिन ये जो बेकरी है ये इंडिया की तो है नहीं ओरिजिनली, है कि नहीं? ये बाहर से आई है। और बाहर से कहाँ से आई है? ये आई है पोर्टुगल से। अब देखो, पूरे इंडिया में तो ब्रिटिशर्स का राज था। ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया पे रूल करते थे और 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। लेकिन गोवा के अंदर पोर्टुगल से आए हुए लोग, जिसे हम पोर्टुगीज कहते हैं, हिंदी में पुर्तगाल कहते हैं ना, पुर्तगाल से आए हुए लोग, पोर्टुगल से आए हुए लोग, जो पोर्टुगीज लोग थे वो गोवा के अंदर रूल करते थे, है ना। और वही लोग अपने साथ बेकिंग को, ये जो बेकरी का जितना सामान था, केक, ब्रेड, यही लोग अपने साथ ये लेकर के आए थे और इन्हीं से हमारे लोगों ने, गोवा के लोगों ने सीखा और फिर पूरे इंडिया में ये फेमस हुआ। ठीक है, और ये पोर्टुगीज लोग गोवा से 1961 के बाद, 1961 में ये लोग गोवा छोड़ के अपने देश गए थे। तो गोवा को इंडिपेंडेंस 1961 में मिली थी। ठीक है, तो ये जो ब्रेड है, ये जो बेकिंग का कल्चर है, ये गोवा में कब आया? ये पोर्टुगीज लोग अपने साथ लेकर के आए थे और अब इनके जाने के बाद भी ये गोवा के कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। गोवा के कल्चर में अपनी जड़ें इस तरीके से जमा चुका है कि अब बेकिंग और गोवा ये एक दूसरे का, ऐसे कह सकते हो कि एक उनका पूरा कल्चर ही बन चुका है गोवा का। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे चैप्टर को। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. अब यहाँ पे हमारे जो ऑथर वो क्या कह रहे हैं कि उनके जो बड़े लोग थे, उनके घर के जो बड़े, उनके जो एल्डर्स हैं, वो हमेशा उन पुराने अच्छे दिनों को याद किया करते हैं जब पोर्टुगीज लोग गोवा में रहा करते थे और ब्रेड वगैरह बनाया करते थे। नॉस्टैल्जिकली का मतलब क्या होता है कि पुरानी जो यादें होती हैं, और रेमिनिसिंग का मतलब उन्हें याद करना, पुरानी यादों को याद करते हैं जब पोर्टुगीज लोग गोवा में रह के ब्रेड बनाने का काम किया करते थे। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have among us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. अब क्या कह रहे हैं हमारे ऑथर कि वो ब्रेड खाने वाले लोग यानी पोर्टुगीज लोग वो तो पोर्टुगल वापस जा चुके हैं, लेकिन आज भी ब्रेड बनाने वाले लोग, मतलब गोवा के अंदर लोगों ने ब्रेड बनाने का काम सीख लिया है और अब वो ब्रेड बना रहे हैं। और पोर्टुगीज लोग अपने साथ जो सामान लेके आए थे बेकिंग करने के लिए, जैसे कि मिक्सर्स, मोल्डर्स, फर्नेसेस, ये सब चीज़ें आज भी गोवा के अंदर है और आज भी वो लोग सारी चीज़ें फंक्शनल है, आज भी उनका यूज़ होता है ब्रेड बनाने के लिए। Those age-old time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces had not yet been extinguished. अब क्या कह रहे हैं कि फर्नेसेस में आग अभी बुझी नहीं है, भट्टियों में आग बुझी नहीं है, मतलब बेकरी के लिए जो फर्नेसेस यूज होते हैं उनमें आग अभी भी जल रही है। इसका मतलब है कि जो पोर्टुगीज लोग हैं वो तो जा चुके हैं, लेकिन गोवा के लोगों ने बेकिंग का काम सीख लिया है और अब वो लोग ब्रेड बना रहे हैं। तो आज भी भट्टियों में जो बेकिंग के लिए यूज होती हैं उसमें आग बुझी नहीं है, वो आज भी यूज होती हैं, किस लिए? ब्रेड बनाने के लिए। The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carry on the family profession. These bakers are even today known as
पेडर इन गोवा। अब देखो, गोवा के अंदर जो बेकर्स होते हैं, जो बेकरी का काम करते हैं, वो लोग ब्रेड वगैरह बनाने के बाद उसको बास्केट में रख के घर घर जाकर बेचते हैं। जैसे हमारे यहाँ सब्जी बेचने वाले आते हैं, वैसे गोवा के अंदर ये बेकरी का जो काम करते हैं वो लोग ब्रेड वगैरह सब कुछ बना के बास्केट में लेके उसको घर घर जाकर बेचते हैं। ठीक है, तो ये जो बेकर्स आते हैं अपना ब्रेड वगैरह बेचने के लिए, तो अपने हाथ में एक बैम्बू स्टिक लेके आते हैं। ठीक है, और उस बैम्बू स्टिक को जब जमीन पर पटकते हैं तो उससे जो साउंड आती है उसको बोला जाता है थर्ड। उसको क्या बोलते हैं? थर्ड। और उस बैम्बू स्टिक के ऊपर वो लोग कुछ घंटियों को बांधे रहते हैं। ठीक है, और जब वो उस बैम्बू स्टिक को मूव करते हैं तो घंटियां बजती हैं, वो जो बेल्स बजती हैं, तो उसकी जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं जिंगल। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है लोगों को बताने का कि बेकर आ गया। जैसे आइसक्रीम वाला आता है ना, तो वो बजाते हुए आता है, उसी तरीके से जो गोवा के अंदर बेकर्स आते थे वो अपने हाथ में ये बैम्बू स्टिक लिए रहते थे, उसको जमीन पे मारते थे और उसको पे घंटियां बजी होती थी जिसको बजाते थे, जिससे लोगों को पता चलता था कि बेकर्स आ गए हैं अपना बेकरी का सामान लेके बेचने के लिए। ठीक है, और आज भी बेकिंग का काम गोवा के अंदर चल रहा है। अगर फादर मर गया तो बेटा अपने फैमिली का प्रोफेशन, वो ट्रेडिशनल फैमिली प्रोफेशन, उसको कैरी ऑन कर रहा है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी गोवा के अंदर ये बेकरी का काम चल रहा है। और गोवा के अंदर बेकर्स को पेडर बोला जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोवा में बेकर्स को क्या बोलते हैं, तो पेडर बोला जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। अब हमारे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि जब वो छोटे थे और गोवा में रहते थे तो जो बेकर था वो उनका फ्रेंड भी था, कंपेनियन भी था और गाइड भी था। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वंस when he sat out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket। तो क्या बता रहे हैं कि बेकर दिन में 2 बार आया करता था उनके घर पे। एक टाइम तो सुबह जब वो अपनी बड़ी सी बास्केट में सारे ब्रेड्स वगैरह भर के आया करता था। ठीक है, और शाम के समय वो जब सब कुछ बेच के दोबारा लौटता तो दोबारा ऑथर से मिलता। ठीक है, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke up us from the sleep and we ran to meet and greet him। क्या बता रहे हैं, जब सुबह के समय पे ब्रेकर आता तो अब मैंने बताया कि अपने हाथ में वो बैम्बू स्टिक लेके आता, जमीन में मारता तो उसको, उस साउंड को बोलते हैं थर्ड, और जब उस पर बेल्स लगी तो उसको बजाता तो उसको बोलते हैं जिंगल। जो बेकर था जब वो आता अपनी ये जिंगलिंग साउंड और अपने बैम्बू से सब कुछ करते हुए, आवाज़ करते हुए, ठीक है, तो हमारे ऑथर जो सो रहे होते उनकी नींद खुल जाती और वो दौड़ते हुए जाते उस बेकर से मिलने के लिए, उसको ग्रीट करने के लिए। Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskin or Bastine, the maidservant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make। अब कह रहे हैं कि वो ऑथर बोल रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों करता था कि बेकर के सुबह सुबह आते ही दौड़ के चला जाता था उससे मिलने के लिए। क्या मुझे ब्रेड पसंद थी? नहीं, ऑथर बता रहे हैं कि उन्हें ब्रेड उतनी पसंद नहीं थी। ब्रेड खरीदने का काम तो घर की जो मेड सर्वेंट्स होती हैं, पैस्किन एंड बैस्टीन, उनका काम होता है। अब यहाँ पे पैस्किन और बैस्टीन क्या है? ये एक जनरल वे है बोलने का। जैसे हम बोलते हैं हिंदी में ना, फलाना ढिमकाना बोलते हैं ना, तो ये क्या होता है? फलाना ढिमकाना, अरे फलाना ढिमकाना है और ये काम कर देगा, तो फलाना ढिमकाना क्या है? ये किसी का नाम है क्या? नहीं, ये एक जनरल वे है बोलने का। उसी तरीके से इंग्लिश में हम बोलते हैं एनी टॉम डिक एंड हैरी विल कम एंड डू दिस वर्क। इंग्लिश में हम बोलते थे एनी टॉम डिक एंड हैरी विल कम एंड डू दिस वर्क। तो यहाँ पे टॉम, डिक और हैरी किसी का नाम नहीं होता, ये एक जनरल वे होता है बोलने का। हिंदी में से फलाना ढिमकाना होता है। तो उसी चीज़ को हमारे ऑथर ने यहाँ पे एक थोड़े से और फैंसी वे में, एक और थोड़े से और एनहांस्ड वे में करके बोल दिया है, पैस्किन एंड बैस्टीन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। मतलब यहाँ पे भी पैस्किन और बैस्टीन किसी का नाम नहीं है, ये एक जनरल वे है किसी को रिफर करने का। हिंदी में समझ लो जैसे फलाना ढिमकाना होता है, उसी तरीके से ये फलाना ढिमकाना कोई भी घर की नौकरानियाँ आएंगी और ब्रेड खरीद के ले जाएंगी, तो उसी की चीज़ को वहाँ पे रिफर करने के लिए उन्होंने लिखा है कॉमन वे, कॉमन नेम से, एनी पैस्किन एंड बैस्टीन विल कम एंड दे विल बाय द ब्रेड्स। ठीक है, तो ये मेड सर्वेंट्स को बोलने के लिए तरीका है कि कोई भी कॉमन मेड सर्वेंट्स आएंगी और ब्रेड खरीद के लेके चली जाएंगी। तो ये दोनों किसी के नाम नहीं है, बट एक जनरल वे है रेफर करने का। बहुत सारे लोग इसको बोल देते हैं कि नाम है मेड सर्वेंट्स के, बट ये नाम नहीं होते हैं। ये क्या है? ये एक जनरल वे है रेफर करने का, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो हमारे ऑथर कह रहे हैं कि उन्हें ब्रेड्स उतनी पसंद नहीं थी। ब्रेड खरीदने का काम तो कोई भी घर की फलाना ढिमकाना जो मेड सर्वेंट्स होती हैं
वो लोग आके ब्रेड खरीदती थी और घर के लिए लेके जाती थी। ऑथर और उनके जो भी जो फ्रेंड्स वगैरह थे, वो क्यों जाते थे, जो बच्चे थे वो क्यों जाते थे बेकर के पास, उन्हें खरीदनी होती थी ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल्स क्या होती हैं, ये है ब्रेड बैंगल, है ना, ब्रेड की बनी हुई होती है, ऐसे बैंगल चूड़ी की तरह होती है और खाने में बहुत मीठी होती है। तो बच्चे जो थे वो ये खरीदते थे, बड़े लोग ब्रेड खरीदते थे, मतलब जो बड़े लोग होते हैं खाने के लिए, जो एल्डर्स होते हैं वो ब्रेड खरीदते थे, और बच्चों के लिए ये ब्रेड बैंगल्स खरीदी जाती थी। ठीक है, बच्चे इसको खाते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन with a झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। तो बेकर जब भी आता तो अपनी एक म्यूजिकल एंट्री करता। कैसे बताया ना कि वो बैम्बू स्टिक पे बेल्स लगी होती हैं, और फिर तो एक म्यूजिकल एंट्री करता। ठीक है, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो एक हाथ से बेकर अपने सर पे बड़ी सी बास्केट रहती उसको संभालता, और दूसरे हाथ में वो बैम्बू स्टिक पकड़ा रहता, और इस तरीके से उसको बजाते हुए आता। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. क्या कह रहे हैं कि जब वो आता तो घर की जो लेडीज होती हैं उनको गुड मॉर्निंग कह के विश करता, और फिर वो बैम्बू के सहारे अपनी बास्केट को टिका के खड़ा कर देता। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. अब क्या बता रहे हैं कि जब ऐसा होता उसके बाद जो बच्चे वहीं खड़े हो जाते उसको घेर के ब्रेड बैंगल्स खरीदने के लिए, तो बच्चों को वहां से थोड़ा सा हल्का सा डांट डपट के, माइल्ड रिब्यूक मतलब हल्का सा डांट डपट के उनको हटा के जो ब्रेड्स थे वो जो सर्वेंट्स आते थे घर के उनको दे दिया जाता। क्योंकि देखो जो अमीर लोग होते हैं वो खुद तो सामान खरीदने के लिए बाहर आएंगे नहीं, तो उनके सर्वेंट्स आते थे, वो लोग ब्रेड खरीद के लेके जाते थे घर के लिए। ठीक, बट वी वुड नॉट गिव अप. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket, and somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. Loaves for the elder and bangles for the children. क्या बता रहे हैं कि जब जो बेकर होता बच्चों को डांट पड़े किनारे खड़ा कर देता, तो फिर भी ये लोग हार नहीं मानते, ये लोग किसी बेंच पे खड़े हो जाते, या पैरापेट का मतलब होता है रेलिंग, छत की जो रेलिंग होती है वहां पे जाके खड़े हो जाते, और वहां से जाके झांकते किसके अंदर, उस बेकर की बास्केट के अंदर कि क्या क्या लेके आया है, कौन कौन से ब्रेड बैंगल्स लेके आया हुआ है। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि उन्हें आज भी उन ब्रेड्स की और उन ब्रेड बैंगल्स की जो खुशबू है, उसकी जो फ्रेगनेंस है, वो ऑथर को आज तक याद है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि जो लोव्स होती, मैंने बताया ना कि जो ब्रेड होती वो एल्डर्स के लिए होती, और छोटे बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स खरीद ली जाती। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, एंड व्हाई शुड वी? Who would take the trouble for plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. और क्या बता रहे हैं कि जब उनके घर में उनके लिए ब्रेड बैंगल्स खरीद ली जाती, तो ये लोग सुबह सुबह उठे होते, सुबह सुबह बेकर आता और सुबह सुबह घर के लिए ब्रेड और बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स खरीद लिए जाते। तो फिर हमारे ऑथर जो थे वो ब्रश करने की भी झंझट नहीं उठाते, वो तुरंत भागते हुए जाते हो ब्रेड बैंगल्स खाने के लिए। वो अपना मुंह भी नहीं धुलते, कुल्ला भी नहीं करते, टूथब्रश भी नहीं करते, और कह रहे हैं कि कौन इतनी झंझट ले, कौन जाके पेड़ से मैंगो लीफ को तोड़े और फिर उससे ब्रश करे। पहले में ब्रश तो होते नहीं थे, लोग दातुन वगैरह किया करते थे, है कि नहीं, मैंगो की लीव्स और टहनियों से करते थे। तो कह रहे हैं कौन जाके मैंगो लीव्स को तोड़े और ब्रश वगैरह करे, है ना। और कह रहे हैं कि गर्म चाय पीने के बाद सब कुछ तो वैसे ही साफ हो जाता है, और टाइगर कभी अपना मुंह नहीं धुलता, देखो कि इसके तीत कितने शाइनिंग होते हैं, तो मैं भी क्यों ब्रश करूं। और मैं तुरंत वो जाते, ऐसा हमारे ऑथर कह रहे हैं, और तुरंत वो जाते और जाके ब्रेड बैंगल्स खाने लगते। अब आगे देखते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, जस्ट एज अ पार्टी और फेस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। अब क्या बता रहे हैं कि गोवा के अंदर बेकरी और बेकर इतना इंपॉर्टेंट है कि शादियों में भी लोग एक तरह का स्वीट ब्रेड जिसे बोल कहते हैं उसको गिफ्ट में दिया करते हैं। सोचो, शादी के गिफ्ट में भी लोग ब्रेड ही देते हैं एक दूसरे को गोवा के अंदर। ठीक है, और कोई भी शादी पार्टी कोई भी फंक्शन हो और अगर उसमें ब्रेड ना हो तो मतलब वो शादी पार्टी फंक्शन सब फीका हो गया। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में पनीर होता है, शादी या कोई फंक्शन हो तो पनीर बनना चाहिए, वैसे गोवा के अंदर अगर कोई शादी पार्टी फंक्शन अगर वहाँ ब्रेड नहीं है तो उसका मतलब समझ लो एकदम फीका फंक्शन है। ठीक है, नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर द विलेज। अब देखो, तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि एक बेकर और एक बेकरी का होना विलेज में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके शादी पार्टी फंक्शन कुछ नहीं हो सकता कहीं पे भी। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। केक्स एंड बोलिनाज आर
मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज फॉर अदर फेस्टिवल्स। अब क्या बता रहे, गोवा का एक और ट्रेडिशन बता रहे हैं क्या, कि गोवा में जब भी किसी की बेटी की शादी होती है तो बेटी की जो माँ होती है उसके एंगेजमेंट के टाइम पे सैंडविचेस बना के सबको खिलाती है। तो वहाँ पे भी ब्रेड का होना जरूरी है। सैंडविच कैसे बनेगा, ब्रेड से ही बनेगा। तो वहाँ पे भी ब्रेड होना कितना इंपॉर्टेंट है देख सकते हो, है ना। और क्रिसमस हो या कोई भी फेस्टिवल हो, वहाँ पे केक जरूर बनता है। और बलीनाज ये क्या होते हैं, ये एक तरह की कुकीज होती हैं जो कि सूजी और कोकोनट से बनाई जाती हैं गोवा के अंदर, ठीक है। तो ये कुकीज और ये केक ये हर क्रिसमस पे और हर तरह के फेस्टिवल में गोवा के अंदर बनाए जाते हैं। तो देख लो, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कैसे बेकरी एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है गोवा के कल्चर का। तो आपको बताना पड़ेगा कि बिना ब्रेड के, बिना बेकर के गोवा में शादी वगैरह भी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे शादी के गिफ्ट में, वहाँ पे क्रिसमस में, किसी फेस्टिवल में सब जगह ब्रेड का यूज़ होता है। यहाँ तक कि जो शादी होती है डॉटर की, तो उसमें भी मदर सैंडविचेस बनाती है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है एक बेकर और बेकरी गोवा के अंदर। Thus the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential। वही बात है कि एक बेकर का होना एक गांव के लिए या किसी भी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना शादी पार्टी फंक्शन कुछ नहीं होगा। The baker or the bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai। अब क्या कह रहे हैं कि उस जमाने में जो बेकर्स होते थे वो एक अलग तरीके का ड्रेस पहनते थे। पिक्यूलियर का मतलब होता है एक कह सकते हो एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक स्पेशल तरीके का, ठीक है। एक ड्रेस पहनते थे जिसको बोलते हैं कबाय। कैसा होता था, इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। मतलब एक लंबी सी फ्रॉक, सिंगल पीस कपड़े का एक लंबी सी फ्रॉक जो कि घुटनों के नीचे तक आती थी। तो इस तरीके का ड्रेस वहां के बेकर्स लोग पहनते थे। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than the full length ones and longer than half pants। अब बता रहे हैं हमारे और था कि जब वो छोटे थे तो उनके टाइम तक बेकर्स ने कबाए पहनना, जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस था, उसको पहनना छोड़ दिया था। उनके ज़माने तक आते आते बेकर्स ने अपने ड्रेसिंग सेंस में थोड़ा चेंज कर लिया। तब क्या पहनते थे वो लोग, तब वो लोग शर्ट पहनते थे और ट्राउजर्स पहनते थे, है ना। और ट्राउजर्स कैसे पहनते थे, पैंट्स कैसे पहनते थे कि मतलब ना तो वो फुल पैंट ही हो सकती होती थी पूरी, और ना आप उसे हाफ पैंट ही बोल सकते हो। मतलब हाफ पैंट से थोड़ी सी छोटी और फुल पैंट से थोड़ी सी छोटी और हाफ पैंट से थोड़ी सी बड़ी होती थी। मतलब कि एक ऐसी हाफ पैंट जो कि घुटनों के नीचे तक आती थी। मतलब पूरी फुल पैंट तो नहीं है, हाफ पैंट ही है, लेकिन घुटनों के थोड़ा सा नीचे तक आ रही है। इस तरह की हाफ पैंट बेकर्स पहना करते थे गोवा के अंदर। इवन टुडे anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a painter। और कह रहे हैं कि आज भी गोवा के अंदर अगर कोई बच्चा या कोई लड़का अगर कोई ऐसी पैंट पहनता जो कि घुटनों से थोड़ी सी नीचे जा रही है, तो ऐसे इंसान को बोला था कि तुम एक बेकर की तरह कपड़ा पहन रखे हो, ठीक है। कैसे कपड़ा, एक ऐसी पैंट जो कि फुल पैंट से थोड़ी सी छोटी है और हाफ पैंट से थोड़ी सी बड़ी है। मतलब ऐसी पैंट जो घुटने से नीचे तक आ रही है, फुल पैंट पूरी नहीं है, घुटने से थोड़ा नीचे तक आ रही है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल विद पेंसिल। अब देखो, गोवा के अंदर हर घर के अंदर ब्रेड रोज खरीदी जाती बेकर से, तो रोज का रोज लोग पैसे नहीं देते थे, ठीक है। मंथली वाइज पैसे दिए जाते थे, ठीक है। तो जो बेकर का हिसाब किताब होता है, लोग अपनी घरों की किसी दीवार पे पेंसिल से नोट किया करते कि आज इतना ब्रेड लिया, आज इतना ब्रेड लिया, और उस हिसाब से मंथ के एंड में बेकर को पूरा पैसा दे दिया जाता। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप्ड। क्या कह रहे हैं कि बेकिंग जो है वो पुराने ज़माने में और आज भी कह सकते हो गोवा के अंदर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मतलब काफ़ी फ़ायदे वाला बिजनेस है, काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी मुनाफा होता है। और ऐसा क्यों होता है कि देखो, बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं सोते, कभी भी वो लोग स्टार्व्ड मतलब भूखे नहीं सोते, हमेशा उनके पास सफिशिएंट होता है। तो इससे आप देख सकते हो कि बेकिंग एक काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है गोवा के अंदर। He and his family and his servants always looked happy and prosperous। आप क्या कह रहे हैं कि बेकर, उसकी फैमिली और बेकर की फैमिली के जो सर्वेंट्स होते हैं वो सारे लोग बहुत ही हैप्पी और प्रॉस्परस दिखते हैं। मतलब कि देखो, बेकर के जो नौकर होते हैं वो भी प्रॉस्परस होते हैं, वो भी पैसे वाले होते हैं। मतलब देखो कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है बेकिंग गोवा के अंदर। Their plump physique was an open testimony to and their plump physique was an open testimony to this। Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker।
अब क्या कह रहे हैं हमारे ऑथर कि देयर प्लम फिजिक का मतलब होता है मोटा इंसान, ठीक है, जो काफी मोटा हो उसको बोलते हैं प्लम फिजिक। कह रहे हैं कि बेकर जो काफी मोटे होते थे, प्लम फिजिक होती थी उनकी, इज एन ओपन टेस्टिमनी। ओपन टेस्टिमनी का मतलब होता है खुला सबूत, ठीक है। तो हमारे ऑथर कह रहे हैं कि हमारे जो बेकर्स होते हैं वो इतने मोटे होते हैं, उनका जो प्लम फिजिक होता है वो एक ओपन टेस्टिमनी है, मतलब एक खुला सबूत है कि गोवा के अंदर बेकरी जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तभी तो इतने खा खा के मोटे हो रखे हैं वो लोग, है ना। तो बेकर्स जो है, बेकरी जो है एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि देखो सारे जो बेकर्स होते हैं इतने मोटे मोटे होते हैं, उनका प्लम फिजिक होता है कि ये एक ओपन टेस्टिमनी, खुला सबूत है कि काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है गोवा के अंदर, ठीक है। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, मतलब आज भी गोवा के अंदर कोई भी मोटा इंसान अगर किसी को दिखता है, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, मतलब जैक फ्रूट कैसे किसको बोलते हैं, कटहल को बोलते हैं, ना। कटहल कैसे, कटहल भी तो मोटा ही होता है ना। तो आज भी कोई इंसान अगर कोई मोटा होता है, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस होती है, तो उसको लोग इजीली कह देते हैं कि ये तो एक बेकर है, मतलब कोई मोटा इंसान दिख जाए तो लोग गोवा के अंदर उसको बेकर बोल देते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा, यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, पार्ट 2 और पार्ट 3 की जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।